आज हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए। अभी तक जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें जो टेबल आपकी मिल रही थी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में थी जिसमें रो और कॉलम इक्वल थे। लेकिन अनबैलेंस प्रॉब्लम में, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम में रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। देखिएगा जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में जॉब तो 3 है ABC और मशीन WXYZ है, ठीक है ना। और ये इनकी समझ लीजिएगा, कॉस्ट समझ लीजिएगा, टाइम समझ लीजिएगा, जो भी टेबल में दिया हुआ होगा वो है। तो अब हमारे पास वी हैव 3 जॉब्स एंड 4 मशीन, देन वी शुड इंट्रोड्यूस ए 4th रो विद ऑल कॉस्ट 0। अब हमारे पास जॉब्स की संख्या तो 3 है और मशीन की संख्या है 4। तो इसका मतलब है कि 3 जॉब हम 3 मशीन से ही करवा सकते हैं, एक मशीन हमारी खाली रहेगी, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपना प्रोसीजर तो वही अप्लाई करना पड़ेगा जो कि पुराना वाला प्रोसीजर है। तो अगर हमारे पास रो की कमी हो रही है तो हमें एक रो बढ़ानी है, और हमारे पास एक कॉलम की कमी हो रही है तो हमें एक कॉलम बढ़ाना है। दैट क्लियर? मतलब ये ध्यान रखना है कि इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है तो रो की कमी हो रही है तो रो बढ़ाइएगा, और कॉलम की कमी हो रही है तो कॉलम बढ़ाइएगा, ठीक है। अब हमारे पास मशीन की संख्या है 4 और जॉब की संख्या है 3, तो जॉब भी हमारे पास 4 होनी चाहिए। अब आप दूसरी टेबल में देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक जॉब डी और बढ़ा दी है, लेकिन ध्यान देखिएगा डी के सामने वाली पंक्ति देखिएगा, डी के सामने वाली पंक्ति में सब जगह क्या पड़ा हुआ है? 0। यानी कि अगर आप कोई भी रो इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, कोई भी रो अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, उसकी जो कॉस्ट है यानी कि जो टेबल में आप नंबर डालेंगे वो सारे के सारे 0 0 0 0 होने चाहिए, ठीक है। अब आप सिंपल मेथड अप्लाई करेंगे। पहली रो में जब आप जाएंगे तो सबसे छोटा नंबर 18 है, उसे माइनस कर देंगे। दूसरी रो में सबसे छोटा नंबर 8 है, उसे माइनस कर देंगे। तीसरी रो में जब जाएंगे तो सबसे छोटा नंबर 10 है, उसे माइनस कर देंगे। लेकिन चौथी रो में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि चौथी रो में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी नई टेबल तैयार हो जाती है। ये आपकी नई टेबल है। देखेगा इसमें पहले कॉलम में भी 0 आ चुका है, दूसरे कॉलम में भी 0 आ चुका है, तीसरे कॉलम में भी 0 आ चुका है, चौथे कॉलम में भी 0 आ चुका है। अब आप कॉलम में जाकर जो माइनस करते हैं उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 प्राप्त हो चुका है और हर रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट 0 प्राप्त हो चुका है। अब हम यहाँ असाइनमेंट देने की प्रक्रिया करते हैं। अब देखिएगा हम दोबारा यहाँ असाइनमेंट देने की प्रक्रिया करते हैं। सबसे पहली रो में देखिएगा सिंगल 0 है, यहाँ जा कर के आप असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम के कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड रो में देखिए कोई 0 नहीं बचा है, थर्ड रो में कोई 0 नहीं बचा है, लेकिन फोर्थ रो में कितने 0 हैं? 3। अब 3 0 पर तो आपको जाना नहीं है, आपको जाना है सिंगल 0 पर। अब कॉलम वाइज चलिएगा, आप सेकंड कॉलम में चलिएगा, देखिएगा सेकंड कॉलम में एक सिंगल 0 पड़ा हुआ है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा और चौथी रो के 0 कट कर दीजिएगा। अब इसे हम असाइनमेंट दे देते हैं और ये 0 हमारे कट हो जाते हैं, क्लियर। अब यहाँ असाइनमेंट, लेकिन देखिएगा असाइनमेंट की संख्या तो 2 है। अब लाइन खींचने का रूल होगा क्योंकि असाइनमेंट की संख्या जब तक 4 नहीं होगी इस टेबल के अकॉर्डिंग, चूँकि 4 बाई 4 की टेबल है तो हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। अब लाइन खींचने वाला तरीका आप अपनाइएगा। सबसे पहले आपको उस रो में जाना होता है जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। देखिएगा बी के सामने वाली रो और सी के सामने वाली रो, इनमें कोई असाइनमेंट नहीं है, आप इन दोनों को टिक कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों टिक हो गई। जब ये दोनों टिक हो जाएंगे तो इनमें 0 देखिएगा, बी वाली में भी 0 और सी वाली में भी 0 देखिएगा। एक ही कॉलम में पड़ा है डब्लू वाले कॉलम में। अब डब्लू वाले कॉलम को टिक कर दीजिएगा। अब डब्लू वाले कॉलम को जब आप टिक कर देंगे तो डब्लू वाले कॉलम में जाकर के आप असाइनमेंट देखेंगे। अब आप रो को टिक कर दीजिएगा। अब हमारी पहली रो टिक हो जाती है। पहली रो टिक होने के बाद आप पहली रो टिक करी है ना, इसमें 0 देखते हैं लेकिन इसमें 0 अवेलेबल नहीं है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 2 खींचेंगी। देखिए एक तो डी वाली रो में खींचेगी क्योंकि डी में मार्क टिक नहीं हुआ है, और एक डब्लू वाले कॉलम में खींचेगी क्योंकि इसमें टिक हुआ है, ठीक है। अब हम लाइन खींच देते हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि असाइनमेंट की संख्या और लाइंस की संख्या बिल्कुल इक्वल होती है। अब उन सारे एलिमेंट को देखिएगा जो किसी भी टेबल पर नहीं पड़ते। उनमें सबसे छोटा एलिमेंट है आपका 5,
ठीक है। इस 5 को सभी एलिमेंट में से आप माइनस कर देंगे, उन एलिमेंट को नहीं छुएंगे जो किसी लाइन पर पड़ते हैं, और जहाँ 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ 5 को प्लस कर देंगे। अब देखिएगा हमारे पास नई टेबल तैयार हो गई है, ठीक है। अब ऑपरेशन लगाने के बाद नई टेबल बन गई है। अब इसमें दोबारा असाइनमेंट देना शुरू करते हैं। फर्स्ट रो में चलिएगा, सिंगल जीरो असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम कट। अब सेकंड रो में देखिएगा सिंगल जीरो बचा हुआ है, इस असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम कट कर दीजिएगा। थर्ड रो में देखिएगा आप नहीं जा सकते हैं, फोर्थ रो में आप नहीं जाएंगे क्योंकि 2 जीरो हैं। अब चलो कॉलम में चलते हैं, थर्ड कॉलम में ध्यान दीजिएगा, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो पड़ा है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा और रो को कट कर दीजिएगा। लेकिन देखिएगा अब असाइनमेंट की संख्या कितनी है आपके पास, असाइनमेंट की संख्या है 3। फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक बार आप दोबारा तैयारी करिएगा लाइन खींचने की, फिर वही प्रोसीजर अपनाइएगा। सबसे पहले आप थर्ड रो में जा रहे हैं क्योंकि उसमें कोई असाइनमेंट नहीं है, आप टिक कर दीजिएगा। उसमें जीरो देखिएगा, जीरो फर्स्ट कॉलम में पड़ा है, इसको टिक कर दीजिएगा। फर्स्ट कॉलम में जाकर के असाइनमेंट है, फर्स्ट रो को टिक कर दीजिएगा। अब फर्स्ट रो में जाकर के जीरो देखेगा, अवेलेबल नहीं है। अब इस समय असाइनमेंट की संख्या 3 है ना आपके पास, तो आप गारंटी के साथ 3 ही इसमें लाइन खींचेंगी। देखिएगा बी वाली रो और डी वाली रो पर मार्क नहीं हुआ है ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे और डब्ल्यू वाली में कॉलम में वर्टिकल लाइन खींच देंगे। ये आपकी 2 लाइन हो जाती हैं। ये आपकी इस प्रकार से 3 लाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिएगा उन सभी एलिमेंट को देखिएगा जिसमें उन सभी एलिमेंट को देखिएगा जो किसी भी लाइन पर नहीं पड़ते हैं, उनमें सबसे छोटा है 1। फिर वही आप प्रोसेस अपनाइएगा। सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, इस 1 को आप सब में से घटा देंगे, जो एलिमेंट लाइन पर है उन्हें छोड़ देंगे और जहाँ लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर उस एलिमेंट को प्लस कर देंगे। अब देखिएगा ऑपरेशन लगने के बाद नई टेबल बन चुकी है। दोबारा चलिए असाइनमेंट देने चलते हैं। फर्स्ट रो में देखिएगा 2 जीरो है, छोड़ दीजिएगा। सेकंड रो में देखिएगा सिंगल जीरो है, ये हमने इसे असाइनमेंट दे दिया, कॉलम कट हो गया। थर्ड रो में देखिएगा सिंगल जीरो है, ये असाइनमेंट दे दिया और यहाँ से कॉलम कट हो गया। अब चलिएगा फिर दोबारा से, अब फोर्थ रो में देखिएगा, फोर्थ रो में 2 जीरो है, आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फोर्थ रो में आपके 2 जीरो है, आप छोड़ दीजिएगा। अब आप चलिएगा कॉलम में, ठीक है ना। कॉलम में कहाँ चलेंगे आप, हाँ सॉरी एक गलती मेरे से हो गई है, जब मैंने सेकंड रो में असाइनमेंट दिया था तो कॉलम का एक कटने से रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आखिरी रो में 2 है। अब फिर कॉलम में चलते हैं, कॉलम में जा कर के फिर हम असाइनमेंट देते हैं। ये कॉलम में असाइनमेंट हो गया, रो का हम कट कर देते हैं, ठीक है। अब हम मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन्स खींचते हैं। सबसे पहले लाइन खींचेंगे पहली रो में क्योंकि वहाँ पर कोई असाइनमेंट नहीं है। अब इसमें जीरो देखेंगे, जीरो देखेगा 2 जगह है, दोनों कॉलम आप टिक कर दीजिएगा। दोनों कॉलम में जाकर के असाइनमेंट देखिएगा, सेकंड रो टिक हो जाएगी, थर्ड रो टिक हो जाएगी, ठीक है। थर्ड रो में, सेकंड रो में भी अब कोई जीरो नहीं है और थर्ड रो में भी अब कोई जीरो नहीं है, यानी कि आप टिक करने की प्रक्रिया बंद हो गई है। 2 कॉलम में आपकी वर्टिकल लाइन आने वाली है और एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आने वाली है। अब देखिएगा असाइनमेंट की संख्या 3 थी, लाइन की संख्या भी 3 है। अब सारे एलिमेंट को देखिएगा जो किसी भी लाइन पर नहीं पड़ते हैं, उनमें सबसे छोटा है 4। 4 के साथ फिर वही प्रक्रिया करेंगे, 4 को सब में से घटा दिया जाएगा, सारे एलिमेंट में से घटा दिया जाएगा, लाइन वालों को आप नहीं छुएंगे और जहाँ 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पर उसे ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिएगा नई टेबल तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें आप फिर असाइनमेंट देना शुरू करिएगा। पहली रो में देखिएगा 2 जीरो है, छोड़ दीजिएगा। दूसरी रो में चलते हैं, चलिएगा। ये असाइनमेंट दे दिया है हमने, ठीक है। कॉलम के जीरो कट करिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड रो में नहीं जा सकते आप, 2 जीरो हैं। फोर्थ रो में नहीं जा सकते आप, 2 जीरो हैं। चलिएगा कॉलम में चलते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप नहीं जा सकते, 2 जीरो हैं। थर्ड कॉलम में आप नहीं जा सकते, 2 जीरो हैं। फोर्थ रो में जा सकते हैं, देखिएगा सिंगल जीरो है। ये असाइनमेंट दे दिया, कॉलम कट हो गया। अब चलिएगा रो में फिर चलते हैं। पहली रो में ध्यान से देखिएगा सिंगल जीरो है, इसे असाइनमेंट दे देते हैं, ठीक है। अब ये कॉलम कट हो जाता है और आप देखिएगा तीसरी रो में सिंगल जीरो है, अब असाइनमेंट दे देते हैं, ठीक है ना।
अब आपका आंसर बनता है ए वाला जो है W करेगा और B का रिलेशन X से हो गया और C का रिलेशन हो गया Y से। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर D आपकी कोई मशीन नहीं थी तो D वाला आपका आंसर नहीं बनेगा। इस सॉल्यूशन में जो D वाली मशीन D वाली जॉब है वो कोई जॉब नहीं है, जिसके सामने आ रहा है Z, यानी कि Z वाली जो मशीन है वो खाली रहेगी। तो 3 जॉब है तो इन्हें 3 ही मशीन परफॉर्म करेंगी और इस पर मिनिमम सॉल्यूशन हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आज बात कर रहे हैं हम नई प्रॉब्लम के बारे में, जो प्रॉब्लम जानी जाती है ट्रैवलिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम के नाम से। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें देखिएगा ABCDE, ये सपोज करिएगा 5 शहर हैं, ठीक है, और ABCD रो में भी ABCD है और कॉलम में भी ABCD है। ये 5 शहरों के नाम हैं। अब जो हमारा सेल्समैन होता है वो, उसके अंदर खास बात ये होती है, वो प्रॉब्लम भी असाइनमेंट प्रॉब्लम की होती है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ जाती है। सेल्समैन को लौट करके वापस अपने घर भी तो आना होता है, तो हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम भी देखनी है और इसमें एक साइकिल भी बन जानी चाहिए। तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 चीज़ों से मिला करके बना है। ठीक है, एक तो असाइनमेंट प्रॉब्लम और दूसरा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा वो हमारा एक साइकिल के रूप में होना चाहिए, यानी कि वो A सिटी से चलेगा, सारे शहरों में घूम करके आएगा और लौट करके वापस A पर आएगा। और शर्त यह है कि कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहली रो में आप सबसे छोटा एलिमेंट 4 है वो माइनस कर देंगे, दूसरी रो में सबसे छोटा एलिमेंट 6 है, 5 है, माइनस कर देंगे, तीसरी रो में सबसे छोटा 6 है, माइनस कर देंगे, चौथी रो में सबसे छोटा एलिमेंट 5 माइनस कर देंगे और फोर्थ रो में आपका सबसे छोटा एलिमेंट 4 है वो माइनस कर देंगे। अब आपकी ये नई टेबल प्राप्त हो जाती है। इस टेबल को प्राप्त करने के लिए हमने पीछे वाला ही मेथड अप्लाई किया है कि रो में से हम जाकर के सबसे छोटा एलिमेंट माइनस कर देते हैं। अब देखिएगा, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, नो चेंज होगा। सेकंड कॉलम में सबसे छोटा है 0, नो चेंज होगा। लेकिन तीसरे कॉलम C वाले कॉलम में देखिएगा सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, जो सब में से माइनस कर दिया जाएगा, ये बदल जाएगा। D वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, E वाले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। अब ये हमारी नई टेबल तैयार हो जाती है। इस नई टेबल में हम असाइनमेंट देखना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखिएगा, आप पहली रो को 2 0 पढ़े हैं, सेकंड रो में आप सबसे पहले चलिएगा, यहाँ पर एक सिंगल असाइनमेंट है, थर्ड रो में भी एक सिंगल असाइनमेंट है। यहाँ कॉलम के कट कर दीजिएगा और यहाँ भी देखिएगा सिंगल असाइनमेंट है और रो के कट कर दीजिएगा, रो में कोई 0 नहीं है। अब यहाँ हमारे 3 असाइनमेंट हो गए हैं। कॉलम में चलते हैं, कॉलम नंबर 3 में चलिएगा, यहाँ असाइनमेंट दे दीजिएगा, रो को कट कर दीजिएगा। देखिएगा असाइनमेंट की संख्या 4 हो गई है, लेकिन असाइनमेंट की संख्या होनी चाहिए थी 5। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, सबसे नीचे वाली रो में जाइएगा क्योंकि यहाँ पर कोई असाइनमेंट नहीं है। इसमें 0 देखिएगा, 0 फर्स्ट कॉलम में है, ये टिक कर दीजिएगा। इसमें असाइनमेंट देखिएगा, तीसरा रो टिक कर दीजिएगा, इसमें 0 देखिएगा, बस बंद। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन उस रो में खींची जाती है जिसमें कि कोई असाइनमेंट नहीं है। ये 3 हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। वर्टिकल लाइन के लिए अब हम A वाला कॉलम चूज़ करते हैं, क्योंकि A वाले कॉलम में टिक हुआ है। अब देखिएगा जितने भी एलिमेंट हैं उनमें सबसे छोटा एलिमेंट है 1। अब अपनी अगली क्रिया करते हैं, 1 को सब में से घटा देंगे, लाइन वालों को ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे और जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ 1 को ऐड कर देंगे। अब देखिएगा नई टेबल जो है बन गई है। अब इसमें चलिए असाइनमेंट देखने लिए आप चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं चलो सेकंड रो में। असाइनमेंट हो गया, कॉलम में कोई 0 नहीं है, थर्ड में देखिएगा 2 है, फोर्थ में देखिएगा सिंगल 0 है। यह असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम में कुछ नहीं है, पहली रो में भी 2 0 है, दूसरी रो में भी 2 0 है, तीसरी रो में भी 2 0। अब कॉलम में चलिएगा, पहले कॉलम में 2 0 पड़े हैं और C वाले कॉलम में भी 2 0 पड़े हैं और E वाला जो कॉलम है उसमें भी 2 0 पड़े हुए हैं। अब देखिएगा मामला ड्रा होने जा रहा है। पहली रो में जाते हैं 2 0 है, तीसरी रो में जाते हैं 2 0 है, E वाली 5वीं वाली रो में जाते हैं 2 0 है, तीसरे कॉलम में जाते हैं 2 0 है, 5वें कॉलम में जाते हैं तो भी 2 0 है। जब 2 0 होते हैं तो आप इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए बताइए
चलो मान लो पहली रो को सेलेक्ट करते हैं। पहली रो में यहाँ जा कर के हम 0 का असाइनमेंट दे देते हैं। ये ध्यान रखना, हम 2 0 में जा कर के असाइनमेंट देने जा रहे हैं। जब हम 2 0 का असाइनमेंट देंगे तो हम रो की तरफ से भी कट करेंगे और कॉलम की तरफ से भी कट करेंगे, ठीक है का। अब देखिएगा 5वीं रो में सिंगल 0 है, हम यहाँ असाइनमेंट दे देते हैं, ये हम कट कर देते हैं। अब देखिएगा 5वें कॉलम में सिंगल 0 है, हम ये असाइनमेंट दे देते हैं। इस प्रकार हमारे असाइनमेंट की संख्या टोटल 5 हो जाती है। अब हमारी बनती है मिनिमम कॉस्ट। अब यहाँ ए सी के लिए है, ए सी, बी डी है और सी ई है और डी बी है और ई जो है हमारा ए है। अब यहाँ आ जाती है हमारी मिनिमम कॉस्ट। सबसे पहली वाली टेबल से जाके मिनिमम कॉस्ट देखिएगा। ए से सी में जाते हैं तो 6 रुपये हैं और बी से डी में जाते हैं तो 5 रुपये हैं, प्लस सी से ई में जाते हैं तो 7 रुपये हैं और डी से बी में जाते हैं तो हमारे पास फिर 5 रुपये हैं, ई से ए में जाते हैं तो हमारे 4 रुपये हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे 6 5 11 7 18, 18 और 5 23 और 4 27। यानी कि हमारी असाइनमेंट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, जिसका जो पैसे आए हैं वो 27 रुपये आए हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन को। ए साहब सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। ए साहब सी जा रहे हैं, ठीक है। सी के बाद देखिएगा, सी के बाद ई जा रहे हैं, ई के बाद देखिएगा आप ए जा रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपकी साइकिल नहीं बनी है। आप ए से सी गए, सी से ए से सी गए हैं, सी से ई गए हैं, ई से ए गए हैं, ठीक है। लेकिन आप 2 शहर में तो कभी गए नहीं, ना बी में गए ना डी में गए। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, परंतु ट्रैवलिंग सेल्समैन का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें बी में नहीं गए हम, डी में नहीं गए। अब हम इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन पर विचार करेंगे। अब T5 टेबल के बारे में विचार करिएगा। देखिएगा असाइनमेंट की प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक साइकिल पाथ नहीं बना है, साइकिल नहीं बनी है। यानी कि हमारा सेल्समैन सारे शहरों में घूम करके अपने शहर में वापस नहीं आया है, ठीक है। अब हमारी जो मिनिमम कॉस्ट आई थी वो 27 रुपये आई थी। अब देखिएगा टेबल में सबसे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, सबसे नेक्स्ट एलिमेंट है 1, ठीक। अब हम ये ध्यान रखना, 1-1 रुपये में समझौता करना है हमें। ऐसे नहीं कि उठा कर कितने भी रुपए बढ़ा देंगे कि हमारा पाथ बन रहा है, ऐसे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट 1 पे विचार करते हैं। देखिएगा 1 कितनी जगह है, 1 है 3 जगह। एक रखा है 22 नंबर पर, एक 32 पर रखा है और एक रखा है 52 नंबर पर 1 रखा हुआ है। अब आप इन 3 1 को एक एक करके आप असाइनमेंट देना शुरू करिएगा। सपोज कर लीजिएगा आप इस 1 को असाइनमेंट दे देते हैं। इस 1 को अगर आप असाइनमेंट देते हैं तो आप इस कॉलम में नहीं जा सकते हैं, आप ये 0 भी कट कर दीजिएगा, ये 0 भी कट कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा पहली रो में सिंगल 0 है, असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम कट कर दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा थर्ड रो में भी सिंगल 0 है, असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम कट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके पास 4th रो में है, आप इसे दे दीजिएगा और ये कट कर दीजिएगा। अब देखिएगा आपके पास 5वीं रो में कोई 0 नहीं बचा है, चूँकि आप इसे पहले ही कट कर चुके हैं, तो यानी कि ये आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब यानी कि जो हमने इस 1 के बारे में असाइनमेंट देने की सोची थी, ये सॉल्यूशन नहीं है। चलिएगा अब दूसरे 1 के बारे में सोचते हैं। अब टेबल नंबर T6 में देखिएगा। अब मैं 32 नंबर पर जाकर के असाइनमेंट देता हूँ। जब आप इसे असाइनमेंट दे देंगे तो आप इधर से रो भी कट कर दीजिएगा और इधर से कॉलम भी कट कर दीजिएगा, क्योंकि आप ना तो रो में जा सकते ना कॉलम में जा सकते, ठीक है। अब पहले 2 0 हैं, यहाँ भी 2 0 हैं, यहाँ भी 2 0 हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। कॉलम में चलिएगा, सिंगल 0 रो कट कर दीजिएगा, यहाँ सिंगल 0 रो कट कर दीजिएगा, यहाँ देखिएगा सिंगल 0 और यहाँ रो कट कर दीजिएगा। अब देखिएगा असाइनमेंट की संख्या फिर भी कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है, यानी कि ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब टेबल नंबर T7 में चलते हैं। अब हमारे पास अभी एक 1 और बचा हुआ है, ठीक है ना। अभी हमारे पास एक 1 और बचा हुआ है। अब हम ट्राई करते हैं इस असाइनमेंट देने की। इस हम असाइन करते हैं, इधर के कट कर दीजिएगा और इधर के 0 भी कट कर दीजिएगा। पहली रो में 2 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है। चलिएगा कॉलम में चलते हैं, यहाँ असाइनमेंट दे देते हैं, इसको कट कर देते हैं। फिर ये असाइनमेंट दे देते हैं, इसको कट कर देते हैं और फिर यहाँ असाइनमेंट दे देते हैं
और रो को कट कर देते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ भी असाइनमेंट की संख्या कितनी है 4, यानी कि हमारी जो मिनिमम कॉस्ट थी वो 27 रुपये थी। हमने सोचा इसमें 1 रुपया बढ़ा दें, तो 27 और 1 28, 28 रुपये में हमारा समझौता होना था, लेकिन 28 रुपये में हमारे असाइनमेंट पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो यानी कि प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। अब आगे देखिएगा 27 रुपये में हमने +1 करा तो हमारे पास 28 रुपये बने, लेकिन 28 रुपये में हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आप टेबल में देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्या है 2। 27 और 2 होते हैं 29। अब हम सोचते हैं कि 29 रुपये में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। और ये ध्यान रखना 2 प्लस करने के कई तरीके हो सकते हैं। देखिएगा 3 जगह तो आपके पास 1 ही पड़ा है। अगर आप 2 1 को असाइनमेंट दे देंगे तो अभी 2 की वृद्धि हो जाएगी, या अकेले 2 को असाइनमेंट दे देते हैं तो अभी आपकी 2 की वृद्धि हो जाएगी। चलिएगा सोचते हैं इस 2 को अगर हमने असाइनमेंट दिया होता तो इधर रो कट हो जाती और इधर से कॉलम कट हो जाता। अब देखिएगा असाइनमेंट यहाँ 2 है, यहाँ सिंगल 0 पड़ा हुआ है, असाइनमेंट के लिए कट नहीं है। यहाँ सिंगल 0 है और यहाँ सिंगल 0 है, और यहाँ हमारे पास इस कॉलम में सिंगल 0 है और रो कट हो जाते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर असाइनमेंट पूरे 5 हो गए हैं, लेकिन आप साइकिल देखिएगा ए से आप सी जा रहे हैं, सी के बाद देखिएगा आप डी जा रहे हैं, डी के बाद ए से सी जा रहे हैं, सी के बाद डी जा रहे हैं, और डी के बाद जा रहे हैं ई, और ई के बाद आप वापस आ रहे हैं ए। ध्यान से देखिएगा साइकिल कंप्लीट हो गई। ए से आप सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए और ई से ए आ गए, ठीक है। तो पहले आपकी कॉस्ट कितनी आई थी 27 रुपये। अब इसमें कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है 2 रुपये का, तो यानी कि आपकी मिनिमम कॉस्ट आ गई है ₹27 और 2 29, और ये 29 रुपये में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ट्रैवलिंग सेल्समैन की अगर प्रॉब्लम है तो ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप असाइनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसकी साइकिल प्राप्त हो। तो उस साइकिल को लेने के लिए आप 1-1 रुपया अपनी टेबल में धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं, जबकि एक सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। मतलब जो भी सबसे छोटा नंबर है उसे प्लस करके पैसे निकालते रहते हैं और धीरे धीरे जो है उसे बढ़ाते रहते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अभी तक कभी नहीं आई है, लेकिन ये भी हमारा एक मेथड है। आप ये भी समझ सकते हैं कि मैंने सीखने के लिए सिखाया है, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं होती है। ये यहाँ विशेष बात का ध्यान रखना। हो सकता है कोई पहली बार में ही सही सॉल्यूशन निकाल दे, और कोई हो सकता है कि 5वीं 6ठी बार में भी उसका सही सॉल्यूशन प्राप्त ना हो। दैट्स ऑल। देखिएगा पीछे वाली टेबल में मैंने थोड़ा सा रिजल्ट गलत बता दिया था, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहा था। ए से सी गए हैं हम, सी से डी गए हैं, डी से ई गए हैं और ई से गए हैं ए। तो मिनिमम कॉस्ट जो है यहाँ पर 29 आ रही है, लेकिन देखिएगा बी से है नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट टेबल में चलते हैं, T9 में चलते हैं। 27 में हम पहले ही सोच चुके हैं हम तो 2 रुपये जोड़ेंगे, तो 2 रुपये 1-1 करके भी तो जोड़ सकते हैं। चलिएगा चलो एक चांस लेते हैं, इस 1 को असाइनमेंट कर देते हैं, रो कट कर दीजिएगा, कॉलम कट कर दीजिएगा। एक इस 1 को असाइनमेंट देते हैं, रो कट कर दीजिएगा और कॉलम भी कट कर दीजिएगा। अब देखिएगा आपके पास एक सिंगल 0 यहाँ बचा हुआ है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा, और एक सिंगल 0 यहाँ बचा हुआ है, इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा। लेकिन देखिएगा असाइनमेंट की संख्या 4 है, यानी कि अभी आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट टेबल में ट्राई करते हैं। अब सोचते हैं ये 1 होता और ये 1 होता, इस 1 के 0 कट करिएगा, इस 1 के 0 कट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ सिंगल 0 इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम कट कर दीजिएगा। अब यहाँ सिंगल 0 इसे असाइनमेंट दे दीजिएगा, कॉलम कट कर दीजिएगा। अब यहाँ सिंगल 0 है, इसमें आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि असाइनमेंट पहले से आ चुका है। देखिए असाइनमेंट की संख्या फिर भी जो है 4 रहती है, यानी कि अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अभी हमारे पास एक तरीका और बचा हुआ है। अब देखिएगा टेबल नंबर T11 में चलते हैं। अभी तक हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम 29 रुपये में समझौता कर लें और सेल्समैन हमारा घर आ जाए। 2 बार हम 1-1 करके ट्राई कर चुके हैं, एक बार 2 को करके ट्राई कर चुके हैं, 1-1 को ट्राई करके कर चुके हैं। अभी हमारे सामने एक पॉसिबिलिटी 1 की और बची हुई है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों 1 को लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक ही कॉलम में होते हैं। लेकिन असाइनमेंट का रूल है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप एक से ज़्यादा बार नहीं जा सकते। तो ये 2 1-1 तो मेरे कैंसिल हो गए। इस 1 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ,
इस वन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, इस 2 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इन 1 को मैं डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि अब हमारी प्रॉब्लम ये कहती है कि 29 रुपीज़ में आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि 2 1 को आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरी सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, ठीक। अब देखिएगा, अब टेबल में मेरा नेक्स्ट नंबर है 2, ठीक। अब 29 रुपये में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। मैंने पहले 27 रुपये में 27 रुपये मेरा असाइनमेंट का प्रॉब्लम आया, 27 रुपये में मैंने 1 रुपये बढ़ाए, 28 रुपये में मैंने सॉल्यूशन करने की कोशिश करी, मेरे सारे केस में पाथ नहीं बना। फिर मैंने 29 रुपीज़ के सारे केस लिए, 29 रुपीज़ में मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बना। अब मैं इसमें से 1 रुपया और बढ़ाता हूँ, तो 27 में 1 रुपया बढ़ाने के लिए मुझे 3 रुपये उसमें प्लस करने पड़ेंगे, और 3 ऐसे भी बन सकता है, 3 1 को जोड़ देंगे तो अभी 3 आ जाएगा, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो अभी 3 आ जाएगा। चलिएगा, अब 3 रुपये बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा आपके टेबल में 3 जगह 1 है और 2 जगह 2 है। इन 2 में से अगर किसी भी एक 1 को और एक 2 को असाइनमेंट अगर दे दिया जाए तो हमारे पास 3 रुपये हो जाते हैं। चलिएगा ट्राई करते हैं। सपोज कर लीजिएगा, एक तो मैं इस 1 को असाइनमेंट देता हूँ, यहाँ रो कट कर दीजिएगा और ये कॉलम कट कर दीजिएगा। एक मैं यहाँ 2 1 को असाइनमेंट देता हूँ, रो कट कर दीजिएगा और ये देखिएगा कॉलम कट कर देते हैं। अब चलते हैं असाइनमेंट देने के लिए। फर्स्ट रो में सिंगल 0 असाइनमेंट दे देते हैं, 4th रो में देखिएगा सिंगल 0 असाइनमेंट दे देते हैं, 5th रो में देखिएगा सिंगल 0 असाइनमेंट दे देते हैं, और असाइनमेंट की संख्या देखिएगा हमारी 5 हो जाती है। चलिए रास्ता तलाशते हैं। ए से हम डी जा रहे हैं, डी से हम नीचे देखिएगा बी जा रहे हैं, फिर बी वाली लाइन में आइएगा, बी वाली लाइन में आइएगा, बी वाली लाइन में अब हम जा रहे हैं यहाँ से सी जा रहे हैं, फिर सी वाली लाइन में आइएगा, सी वाली लाइन में हम यहाँ से डी जा रहे हैं, अब डी वाली लाइन में आइएगा, डी वाली लाइन में हम वापस ए आ रहे हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ए पहले मैं ए गया हूँ, ए से मैं डी गया हूँ, डी से मैं बी गया हूँ, बी से सी गया हूँ, सी से डी गया हूँ, डी से वापस ए गया हूँ, ठीक है ना। अब हमारा पाथ पूरा हो चुका है। जो हमारा सेल्समैन है वो ए वाले शहर से डी में जाएगा, डी से बी में, बी से सी में, सी से डी में और ए में, और हमारी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी रुपीज़ कितने, 27 रुपये पहले थे और 3 रुपये बढ़ चुके हैं, तो ₹30। तो ₹30 में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन और असाइनमेंट प्रॉब्लम। रेस्ट्रिक्शन और असाइनमेंट प्रॉब्लम में आप ये देखिएगा, टेबल देखिएगा। अब एक बात बताइएगा, क्या अगर आपके ऑफिस में 4 आदमी हैं और 4 ही काम हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे आदमी सारे काम को कर सके? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप देखिएगा इंजीनियर्स हैं 1 2 3 4, फिर 4 प्रोजेक्ट हैं आपके पास A B C D। आपके पास 4 तो इंजीनियर हो गए और 4 प्रोजेक्ट हो गए। इंजीनियर है 1 2 3 4 और प्रोजेक्ट के नाम है A B C D। लेकिन आप इस टेबल के 22 नंबर पे देखिएगा नहीं कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में ब्लैंक है, कोई पैसे नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इंजीनियर नंबर 2 प्रोजेक्ट नंबर B को नहीं कर सकता। देखिएगा डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम तो हो सकती है आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास कंपनी में 4 आदमी हैं, 4 ही आपके पास वर्कर्स हैं, तो चारों के चारों आदमी चारों काम थोड़ी कर सकते हैं। अगर कोई आपके पास चपरासी है तो चपरासी को मैनेजमेंट का काम थोड़ी कर लेगा, या कोई आपकी कंपनी का मैनेजर है वो चाय पिलाने का काम थोड़ी कर लेगा। तो ऐसे डेली लाइफ में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसमें कोई आदमी किसी काम को करने में असमर्थ होता है। तो इस वाली प्रॉब्लम के अनुसार हमें क्या करना है, जो इंजीनियर नंबर 2 है वो प्रोजेक्ट नंबर B को नहीं कर सकता। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जब हम टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में जहां ब्लैंक है ना, उस जगह हम इनफाइनाइट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हम इस वाली टेबल में इनफाइनाइट डाल देंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी टेबल में कोई ब्लैंक नंबर नहीं है तो वहाँ पर हम क्या डाल देते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डालने के पीछे हमारा क्या रीज़न है? इनफाइनाइट हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है और हम प्रॉब्लम कर रहे हैं मिनिमम असाइनमेंट की। तो मिनिमम असाइनमेंट में तो हमें वही नंबर असाइन करने होते हैं ना जो छोटे होते हैं, क्योंकि छोटे नंबर छोटे होते होकर 0 में चले जाते हैं। लेकिन इनफाइनाइट जो है कभी 0 नहीं बनेगा। जब इनफाइनाइट कभी 0 नहीं बनेगा तो इस पर आपका कभी असाइनमेंट नहीं आएगा। अब इस प्रॉब्लम को आप उसी तरह से सॉल्व
कर लेगा जैसे कि बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और इनफाइनाइट आपका ऐसा का ऐसा ही बढ़े रहेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर में 2 का आंसर कभी बी नहीं हो सकता, वो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब बाकी प्रॉब्लम आप उसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिएगा हमारी बुक में एक ही थ्योरम है इसके सिलेबस में, उस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। थ्योरम में देखा, अभी आपने क्वेश्चन में देखा, जब आप असाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो असाइनमेंट के प्रॉब्लम में सबसे पहले आप रो में जाकर के 0 घटाते हैं, कॉलम में जाकर के 0 घटाते हैं, फिर नई टेबल बनती है, फिर उसमें ऑपरेशन लगते हैं, कहीं कोई वैल्यू जुड़ती है, कहीं वैल्यू घटती है, उसमें ढेर सारे ऑपरेशन लगते हैं। तो जब आप ढेर सारे ऑपरेशन लगा रहे होते हैं तो जो सबसे पहली टेबल आपको मिलती है तो वो तो बदल चुकी होती है ना, किसी में कोई नंबर जुड़ जाता है, किसी में कोई नंबर जुड़ जाता है। तो ये थ्योरम हमारी ये समझने में मदद करती है कि क्यों टेबल बदलने के बाद भी जो हमारा आंसर आता है वही असाइनमेंट की प्रॉब्लम वही होती है जो कि पहली टेबल में थी। यानी कि हमारी थ्योरम ये कहना चाहती है कि अगर हम आपको कोई कॉस्ट मैट्रिक्स की टेबल दे दें और आप उसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कोई कांस्टेंट प्लस या माइनस अगर कर दोगे तो हमारे असाइनमेंट की प्रॉब्लम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिएगा थ्योरम को समझिएगा। थ्योरम 1, इफ एक्स आई जे इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई जे मिनिमाइज। एक्स आई जे ध्यान रखना, एक्स आई जे आपकी एलोकेशन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 0 या 1 होगा, और कैपिटल एक्स आई जे इसका मतलब आंसर है। तो स्मॉल एक्स आई जे की वैल्यू कैपिटल एक्स आई आई है मिनिमाइज। ये हमारा जेड इजिकल टू समीशन आई इजिकल टू 1 to n जे टू एन सी आई जे एक्स आई हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हम मिनिमम करना होता है वेयर। अब हमारे कांस्टेंट हो गए समीशन आई इजिकल टू 1 to n एक्स आई जे इजिकल टू समीशन जे इजिकल टू 1 एक्स आई जे इजिकल टू 1, जैसे कि उसमें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में बताया गया था। ठीक है ना। अब ये हमारे कांस्टेंट हो गए। अब देखिएगा देन एक्स आई जे इज इक्वल टू कैपिटल एक्स आई जे आल्सो मिनिमाइज जेड डैश इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n जे टू एन सी डैश आई जे इज इक्वल टू एक्स आई जे। अब इस वाली टेबल में और यहाँ पर देखिएगा सी आई जे को रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, सी डैश आई जे कर दिया गया है। अब सी डैश आई जे की वैल्यू पढ़िएगा सी आई जे प्लस माइनस ए आई प्लस माइनस बी जे फॉर आई जी टू जे इज इक्वल टू 1 to डॉट डॉट एन। यानी कि आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो ओरिजिनल टेबल थी उसमें पैसे सी आई जे थे, यानी कि पहली रो पहली कॉलम में सी 11, दूसरी रो दूसरी कॉलम में सी 12, तीसरी रो तीसरी कॉलम में सी 33, इस तरह से पैसे थे। अब उनमें जाकर के हमने यहाँ पर कोई कांस्टेंट किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में जाकर के प्लस कर दिया है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जेड डैश इज इक्वल टू उठा लिया हमने जो गिवन प्रॉब्लम है। अब सी डैश की हम वैल्यू डाल देते हैं। जैसे हम सी डैश की वैल्यू डालते हैं अब सी डैश की वैल्यू आ जाती है। अब एक्स आई जे को आप अंदर ले आइएगा। अब यहाँ पर आपके 3 पद आ जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये ओरिजिनल प्रॉब्लम आपकी मिल चुकी है तो जेड आ गई है। अब यहाँ देखिएगा 2 समीशन है, ए पर क्या है यहाँ सफिक्स में आई है तो इसे बाहर निकाल करके जे इसके साथ डाल दीजिएगा। अब दूसरे वाले पद में देखिएगा यहाँ पर बी जे है तो ये वाला समीशन इसके साथ बाहर डाल दीजिएगा और ये समीशन पहले डाल दीजिएगा। ये देखिएगा लेकिन ये आपका कांस्टेंट्स है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी आपका कांस्टेंट्स है, ये भी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब दोनों कांस्टेंट आपकी वैल्यू 1 दे देंगे। अब ये आपकी प्रॉब्लम बनी जेड प्लस माइनस ए आई प्लस माइनस बी जे। अब यहाँ देखिएगा जेड के फार्मूले में तो एक्स आई जे छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए एक्स आई जे नहीं है, यहाँ पर भी एक्स आई जे नहीं है। ये जो दोनों टर्म है ये कांस्टेंट है, ये एक्स आई जे, ध्यान से एक्स आई जे यानी कि असाइनमेंट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी कि किस जगह असाइनमेंट दिया था किस जगह असाइनमेंट नहीं दिया था, इस जगह से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। Here summation I is equal to 1 to n ai summation j is equal to 1 to n bj are independent of x i j. So z dash is minimized if z has minimum value. तो ये इक्वेशन आपसे कहती है कि अगर x i j की वैल्यू जब आ जाएंगी और आपकी वैल्यू z आ जाएगी जो कि मिनिमाइज होगी तो z dash भी मिनिमाइज होगी क्योंकि समीशन i a i और समीशन j b j का मान x i j की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है।